वेलकम माय स्टूडेंट्स। ज्योग्राफी में डॉक्टर पुरुषोत्तम यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि पिछले सेशन में हम लोगों ने यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्योग्राफी के सिलेबस हम लोगों ने इलोबरेट किया था और उस क्लास सेशन में मैंने बताया था कि हम लोग क्लाइमेटोलॉजी से शुरू करेंगे, क्योंकि उसमें चर्चा भी मैंने पहले क्लाइमेटोलॉजी की थी, उसके बाद हमने जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी और बायोजियोग्राफी और इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी की बात की थी। लेकिन चूंकि कई लोगों का ऐसा रिस्पॉन्स आया कि नहीं सर, पहले इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी का शुरू किया जाए, तो हम क्या कर रहे हैं कि आज के सेशन में हम लोग इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी की शुरुआत करेंगे। और मुझे भी लगा कि नहीं, ये सही भी है, क्योंकि 35 क्वेश्चन अगर ज्योग्राफी और के आसपास से आते हैं, ज्योग्राफी से आते हैं, तो उसमें से 12 से 15 क्वेश्चन इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी से ही रहते हैं। तो पहले मेजर सेक्शन को कर लिया जाए। तो आइए इसकी शुरुआत करेंगे और आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजी और इकोसिस्टम के बारे में। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। तो इस सेशन की शुरुआत करें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की सेशन में हम लोग करेंगे क्या, हम लोग बात करेंगे इकोलॉजी क्या है, इकोसिस्टम क्या है, बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो कैसे होता है, मटेरियल का फ्लो कैसे होता है, ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, पिरामिड्स क्या होते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि बायो जियोकेमिकल साइकिल्स क्या होते हैं, और इससे रिलेटेड अन्य जो टर्मिनोलॉजी होगा उसको हम लोग यहाँ पर समझने और देखने की कोशिश करेंगे अकॉर्डिंग टू यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो आइए उसकी शुरुआत करते हैं। तो जब हम बात करते हैं, दो शब्द है, चूंकि ये पूरा कॉन्सेप्ट है इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में, हम लोग बात, हमारा आज का सेशन है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजी और इकोसिस्टम। तो पहले हम बात करते हैं कि इकोसिस्टम एंड इकोसिस्टम इज अ functional unit of nature encompassing complex interaction between its biotic and abiotic components। कहने का मतलब है कि पारिस्थितिकी तंत्र जैविक एवं अजैविक घटकों के अंतराकर्षण का एक कार्यात्मक इकाई है। अब जैविक घटक क्या है, अजैविक घटक है, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग आगे अभी। लेकिन समझेंगे कि जैविक घटक एवं जैविक समुदाय एवं अजैविक घटक, समुदाय के शब्द प्रयोग किया मैंने जैविक के साथ, और अजैविक के साथ घटक क्यों किया, ये सारी बातें क्लियर होगी। जैविक समुदाय, बायोटिक कम्युनिटी एंड अबायोटिक कंपोनेंट का इंटरेक्शन है। ठीक है। अब इकोसिस्टम के अध्ययन को हम लोग इकोलॉजी कहते हैं। इकोसिस्टम के अध्ययन को हम लोग क्या कह देते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। इकोसिस्टम शब्द सर्वप्रथम एजी टंसले महोदय ने किया था और ये शब्द आया था 1935 ईस्वी में। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था हैकेल महोदय ने 1866 ईस्वी में, और ओडम को, यूजिन ओडम महोदय को मॉडर्न फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। अब ध्यान रखेंगे कि इकोलॉजी के संदर्भ में हैकेल और ओडम को ध्यान रखेंगे कि क्या है। अगर मॉडर्न आ गया तो क्या हमारा आंसर हो जाएगा, मॉडर्न फादर ऑफ इकोलॉजी ओडम आ जाएगा। ठीक है। अब ये जो इकोसिस्टम है, वो जो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन नेचर है, प्रकृति में संगठनों का जो स्तर है, जो प्रकृति में संगठन पाए जाते हैं, उस संगठन में कहां पर आता है, इसे किस स्तर पर है, आइए उसके देखते हैं उसके बारे में। इस जो डायग्राम दिया गया है, ये इसमें लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन नेचर के बारे में है। तो देखिए, प्रकृति में जो सबसे सूक्ष्मतम स्तर पर इकोसिस्टम में जो प्रकृति में जो सबसे निचले स्तर पर जो ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है वो है ऑर्गेनिज्म। और ये लेवल्स, ये लिविंग बीइंग है। कोई भी एक इंडिविजुअल लिविंग बीइंग जो होता है, इंडिविजुअली व्यक्तिगत रूप में जो भी लिविंग बीइंग है, उससे हम लोग ऑर्गेनिज्म कहा देते हैं। जैसे एक कुत्ते की बात करें, एक डॉग के बारे में बात हो, या एक मानव के बारे में बात हो, या एक नीम पेड़ के बारे में बात हो, या एक टाइगर के बारे में बात हो, ये सारे के सारे क्या है, ऑर्गेनिज्म है। लेकिन इन्हीं ऑर्गेनिज्म का समूह सेम ऑर्गेनिज्म होता है, सिमिलर ऑर्गेनिज्म का जो समूह होता है, उससे हम लोग एक ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड स्पेसीज। उसे क्या बोल देते हैं, स्पेसीज। जैसे डॉग का, हमारा स्पेसीज की जब बात करें कि डॉग एक कुत्ता और कुत्तों का समूह जो होता है, ठीक है, वो उसको जो उनका फैमिली होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कैनिस फैमिलियारिस। उसी प्रकार से ह्यूमन बीइंग के क्या होता है, होमो सैपियंस। नीम का क्या होता है,
अजाडिरेक्टा इंडिका। ये किसके बारे में बात करता है? ये नीम के बारे में बात नहीं करता है, ये नीम के स्पीशीज के बारे में बात करता है, नीम के समूह के बारे में होता है, एक से अधिक। ठीक है, इसी प्रकार से ऑर्गेनिज के बाद स्पेसीज के बाद शब्द आता है पॉपुलेशन, जनसंख्या। पॉपुलेशन क्या होता है? जो भी इंडिविजुअल्स हैं, इनका जो ग्रुप होता है, ये इंडिविजुअल्स हैं, इनका एक ग्रुप है, लेकिन कहां पर? किसी निश्चित स्थान, निश्चित समय पर जो ऑर्गेनिज्म का जो ग्रुप होता है उसी को हम लोग पॉपुलेशन बोल देते हैं। जैसे कि एक तालाब में, अगर एक तालाब है, एक तालाब में मेढक की कुल संख्या क्या हो जाएगा? पॉपुलेशन है। ठीक है, मेढक की संख्या क्या हो जाएगी? वो हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर सदाबहार वन के बारे में बात करें हम लोग, ठीक है, और सदाबहार के वन में महोगनी की जो वृक्ष है, जो भी महोगनी के वृक्ष मिलते हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा? वो पॉपुलेशन के बारे में इंडिकेट करता है। इसी प्रकार से अगर फसल के बारे में बात हो, ठीक है, और उसमें टीडों की संख्या, वो हमारा क्या हो जाएगा? केचुओं की संख्या, वो सब क्या हो जाएगा? हमारा पॉपुलेशन हो जाएगा। क्योंकि टीडों की एक ग्रुप है, इंडिविजुअल एक टीडा हुआ और टीडों का समूह है, और निश्चित समय पर, निश्चित स्थान पर है, उसे हम लोग क्या कह देंगे? पॉपुलेशन। तो इसी प्रकार से ह्यूमन पॉपुलेशन भी होता है। तो ह्यूमन पॉपुलेशन में क्या है? किसी निश्चित जगह पर, निश्चित समय में जो भी आबादी, जो भी इंडिविजुअल्स मौजूद होते हैं, ह्यूमन भी मौजूद होता है, उससे हम लोग क्या बोल देते हैं? पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये ग्रुप होता है, ये ग्रुप इंडिविजुअल्स का ग्रुप होता है। ठीक है, ये स्पेसीज, एक्चुअली में स्पेसीज ही है, लेकिन स्पेसीज में क्या बोल देते हैं हम लोग? ग्रुप के बारे में बात करते हैं। लेकिन इसी स्पेसीज में हम लोग स्थान और समय अगर डाल देते हैं, इसमें प्लेस प्लस टाइम दोनों अगर इंक्लूड कर देते हैं, तो क्या रहता है? हमारा वो पॉपुलेशन हो जाता है। ठीक है, अब ये पॉपुलेशन जो होता है, अब इसके पॉपुलेशन के बाद क्या होता है? कम्युनिटी आती है। क्या आती है? कम्युनिटी, समुदाय। समुदाय क्या होता है? समुदाय में क्या होता है कि जो डिफरेंट टाइप का पॉपुलेशन होता है, या डिफरेंट टाइप के स्पेसीज होते हैं, या डिफरेंट टाइप के इंडिविजुअल्स होते हैं, जो भी डिफरेंट टाइप के अगर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है, या डिफरेंट टाइप के स्पेसीज है, या डिफरेंट टाइप का पॉपुलेशन है, उनको किसी विशेष समय पर, जहां पर वो मौजूद होते हैं, निश्चित समय पर, ठीक है, उससे हम लोग क्या बोल देते हैं? कम्युनिटी। पॉपुलेशन में क्या था? सिर्फ एक स्पेसीज की बात थी, लेकिन जब कम्युनिटी की बात करते हैं तो मोर देन वन, एक से अधिक स्पेसीज वहां पर होती हैं। तो एक से अधिक अगर प्रकार के स्पेसीज हैं, तो ऑर्गेनिज्म भी कई प्रकार के हो सकते हैं, और वो पॉपुलेशन के भी कई वहां पर समूह मौजूद हो सकते हैं। आप समझिएगा, कम्युनिटी का मतलब क्या है? पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पेसीज, एक ही स्पेसीज की नहीं। इससे पहले में जब बात कर रहे थे, सबका सब एक ही तरह की बात थी। एक अभी अलग बात है कि इंडिविजुअल था, सिंगुलर था, ये क्या था? प्लूरल था। लेकिन यही प्लूरलिटी क्या थे? किसी विशेष समय, विशेष स्थान पर थी। लेकिन अब इसमें क्या है? एक से अधिक स्पेसीज या पॉपुलेशन या ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। जैसे कम्युनिटी के बारे में बात जैसे कि अगर कोई तालाब है, और तालाब में मेढक के साथ साथ, ठीक है, मेढक के साथ साथ मछलियां हैं, मेढक के साथ साथ अगर टर्टल है, मेढक के साथ अगर प्लांट है, कवक है, ठीक है, तो ये सारे चीजें जो, या फिर छोटे छोटे ग्रास अगर उसमें है, ठीक है, या जू प्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन है, तो ये सब क्या हो जाते हैं? कम्युनिटी हो जाएगा। क्योंकि उसके साथ साथ फ्रॉग का भी रेस है वहां पर, फिश के भी रेस है, स्पेसीज, फ्रॉग का भी स्पेसीज है, फिश का भी स्पेसीज है, फंजाई स्पेसीज भी है, ठीक है, और अन्य जो भी स्पेसीज, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन जो भी है, तो हमारा क्या होता है? कम्युनिटी हो जाता है। ठीक है, अब यहां से थोड़ा सा फिर चेंज होगा, जैसे कि यहां पर था, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? इकोसिस्टम में क्या होता है? अभी तक जो हम लोगों ने यहां पर देखा, यहां पर ये सारे के सारे क्या थे? बायोटिक थे। क्या थे? बायोटिक थे। कम्युनिटी से पहले तक जो भी चीजें हम लोगों ने देखी थी नीचे में, ये सारे के सारे क्या थे? बायोटिक थे। ऑर्गेनिज्म की बात करें, या स्पेसीज की, या पॉपुलेशन, या कम्युनिटी, वो अलग बात है कि वो फ्लोरा या फौना, मतलब प्लांट थे या एनिमल थे, यही थे। लेकिन जब ये प्लांट और एनिमल, मतलब कि बायोटिक का इंटरेक्शन अबायोटिक के साथ होता है, अजैविक घटक के साथ होता है, तब बन जाता है क्या? इकोसिस्टम। जैसे कि वन और मोर कम्युनिटीज ऑफ डिफरेंट स्पेसीज इंटरेक्टिंग विथ वन अदर एंड विथ देयर वन
वन अनदर एंड विद देयर नॉन लिविंग इन्वायरमेंट। नॉन लिविंग इन्वायरमेंट तो क्या? अबायोटिक। अबायोटिक कहने का मतलब यह है कि मिट्टी का सॉइल के साथ इंटरेक्शन, मिट्टी का एयर के साथ, प्लांट का मिट्टी के साथ इंटरेक्शन या प्लांट का एयर के साथ इंटरेक्शन, ये क्या होता है? प्लांट हमारा क्या हो गया? बायोटिक हो गया। लेकिन सॉइल के बारे में बात करें, एयर के बारे में, ये बायोटिक कंपोनेंट हो गए। वहाँ क्लाइमेट के बारे में है, जो भी चीजें गैस के बारे में है या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, इसके बारे में जो इंटरेक्शन होता है, वो मना के जो जो इंटरेक्शन होता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? इकोसिस्टम। मतलब कि कम्युनिटी से पहले सिर्फ बायोटिक है, इसी एबायोटिक में, ये बायोटिक के साथ साथ, सॉरी प्लांट्स, यहाँ कम्युनिटी से पहले क्या था? बायोटिक है। इसी बायोटिक में जब ये बायोटिक इंटरेक्शन करने लगता है तो क्या होता है? हमारा इकोसिस्टम। और किसी विशेष जगह का, एक विशेष रीजन का अगर रीजनल कोई इकोसिस्टम है, और रीजनल इकोसिस्टम अगर है, और यहाँ पर रीजनल इकोसिस्टम, रीजन बनने का आधार हमारा क्या होता है? बेसिकली क्लाइमेट होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि विशेष क्लाइमेट में विशेष प्रकार का इकोसिस्टम बनता है, विशेष प्रकार क्लाइमेट में विशेष प्रकार का इकोसिस्टम बनता है, यानी रीजनल इकोसिस्टम बनता है, जिसे हम लोग बायोम कह देते हैं। जैसे विश्वतीय वन का जो, विश्वतीय प्रदेश का जो इकोसिस्टम है उसे विश्वतीय बायोम बोल देते हैं, इक्वेटोरियल बायोम। सवाना प्रदेश, सवाना रीजन का अगर जो इकोसिस्टम है उसे हम लोग सवाना बायोम बोल देते हैं, क्योंकि विशेष रीजन का है और वो क्लाइमेट के द्वारा, बेसिकली किसके द्वारा निर्धारित होता है? एरिया, क्लाइमेट के द्वारा, तो हमारा बायोम हो जाता है। उसके बाद बायोस्फीयर की बात आती है। बायोम से भी आगे बढ़कर क्या हमारा होता है? बायोस्फीयर हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग इसमें से आगे बढ़ते हैं और हमारा टॉपिक आज क्या हो जाएगा? इकोसिस्टम। और इसी में हम ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि बायोटिक क्या होता है, बायोटिक कम्युनिटी और एबायोटिक कंपोनेंट के बारे में। अच्छा, मैंने बायोटिक कम्युनिटी, जैविक समुदाय ही शब्द क्यों प्रयोग किया? जैविक घटक क्यों नहीं किया? बायोटिक कंपोनेंट शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया? बायोटिक कम्युनिटी शब्द का इसलिए प्रयोग किया गया कि देखिए, जो बायोटिक कम्युनिटी शब्द है, ये सारे के सारे, मैंने जैसा बताया था कि सारे यहाँ पर क्या है? ऑर्गेनिज्म है, लिविंग बींग है। इसके बाद नॉन लिविंग बींग आते हैं। तो लिविंग बींग अगर आते हैं, उसको किसमें शामिल किया? समुदाय के तरह शामिल किया गया है। इसीलिए जैविक समुदाय, बायोटिक कम्युनिटी ज्यादा एप्रोप्रिएट वर्ड है बायोटिक कंपोनेंट के। हाँ, कंपोनेंट शब्द ये बायोटिक के साथ समुचित है, वो सही है उसके साथ। ठीक है, हालांकि गलत नहीं है, जैविक घटक शब्द प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन जैविक समुदाय ज्यादा एप्रोप्रिएट है, बायोटिक कम्युनिटी ज्यादा एप्रोप्रिएट है। तो आइए इसके साथ हम लोग बढ़ते हैं, इकोसिस्टम के साथ अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए देखते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जो है, पारिस्थितिक तंत्र, वो बायोटिक कम्युनिटी, जैविक समुदाय और अबायोटिक कंपोनेंट और जैविक घटक के मिलने से बनता है। अब अबायोटिक कंपोनेंट में, अजैविक घटक में क्या क्या है? जलवायु है, इनऑर्गेनिक सबस्टांस है और ऑर्गेनिक सबस्टांस है। ऑर्गेनिक सबस्टांस जो होता है और इनऑर्गेनिक सबस्टांस जो है और क्लाइमेट जो है, ये अजैविक के हैं। तो जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। क्लाइमेट के अंतर्गत हम टेम्परेचर के बारे में बात हो चुकी है, प्रेशर के बारे में बात हो चुका है, विंड के बारे में, ह्यूमिडिटी, क्लाउड्स और प्रेसिपिटेशन, ये सब मिल करके क्लाउड का फॉर्मेशन करते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, यही क्लाइमेट के एलिमेंट्स हैं। लेकिन जब हम जलवायु के बारे में बात करते हैं तो यही जलवायु जो होते हैं वो अनुकूल दशाएं बनाते हैं, किसके लिए? बायोटिक कम्युनिटी के लिए। ठीक है, तो वही टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इंसोलेशन, रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन, इस बातों को आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद अभी टेम्परेचर वार्म, जहाँ का क्लाइमेट है तो टेम्परेचर वार्म है, कूल है, ह्यूमिडिटी लेस है, हाई है, ड्राइनेस है, कैसे, उसके आधार पे वो बायोटिक डाइज होता है। अब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक सबस्टांस। इनऑर्गेनिक सबस्टांस में हमारा क्या आ जाते हैं? जल है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, इटीसी शामिल है। ऑर्गेनिक सबस्टांस में बायोमोलिक्यूल्स में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये हमारे ऑर्गेनिक सबस्टांस है। जब हम बात करते हैं बायोटिक कम्युनिटी के बारे में, तो बायोटिक कम्युनिटी में क्या? फ्लोरा और फौना। फ्लोरा में हमारा प्लांट है और फौना में हमारा एनिमल है। ठीक है, अब यही के आपस में इंटरेक्शन होता है, इनका आपस में क्या होता है? इंटरेक्शन होता है। और इनके साथ जो इंटरेक्शन होता है, इसी इंटरेक्शन से जो सिस्टम बनता है उसी को हम लोग पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं। जैसे कि ये सारे आपस में इस प्रकार से जो इंटरलिंक होते हैं, ठीक है, ये इंटरलिंक्ड होते हैं, इसके बाद ये इंटरलिंक्ड होते हैं, इसके आपस में जो तंत्र बन रहा है, ये जो तंत्र बन रहा है,
ठीक है, यही हमारा क्या हुआ, इकोसिस्टम है। अब जो हमारा अजैविक घटक है, एबायोटिक कंपोनेंट्स है, वो स्रोत होते हैं मटेरियल और एनर्जी के लिए। तो जलवायु की दशाएं हमारे लिए एनर्जी प्रोवाइड कराती हैं। तापमान एनर्जी का, सूर्य जो होता है, और तापमान का, और सूर्य जो होता है ऊर्जा का स्रोत है, हमें पता होता है। और क्लाइमेट का संबंध जो है सौर ऊर्जा से, सोलर रेडिएशन से है। तो एबायोटिक जो होता है हमारा एनर्जी और मटेरियल, मटेरियल हम जानते हैं कि जो बायोमोलिकुल्स है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड, क्या है, ये मटेरियल ही है। तो एनर्जी और मटेरियल का इनफ्लो होता है, ये इन्फ्लक्स करते हैं किसमें, प्रोड्यूसर से फिर किसमें जाते हैं, कंज्यूमर में, उत्पादक में, उत्पादक के बाद कंज्यूमर में। लेकिन ये जो अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो बायोटिक में कैसे ट्रांसफर होते हैं, कैसे इनका इनफ्लो होता है, इसके लिए फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस महत्वपूर्ण क्रिया होती है। फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस ही वो प्रक्रिया है, वो केमिकल रिएक्शन है जिसके कारण अबायोटिक कंपोनेंट्स जो है बायोटिक में ट्रांसफर करते हैं। तो अब ये कीमोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस आखिर है क्या, आइए इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, फोटोसिंथेसिस के बारे में हम लोग जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया जो है सूर्य के प्रकाश में संपन्न होती है, और कीमोसिंथेसिस प्रक्रिया जो होती है वो सूर्य का प्रकाश विदाउट लाइट में संपन्न होता है। कहां पर संपन्न होता है, विदाउट लाइट में। तो आइए इसको देख लेते हैं। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की क्रिया जो होती है वो सनलाइट में संपन्न होती है, सनलाइट में संपन्न होती है। ठीक है, बाकी आप जानते हैं क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, ये सब बायोलॉजी के भाग, इसके जानने की जरूरत नहीं है। सनलाइट में संपन्न होती है। और यह जो है टेरेस्ट्रियल भाग में, टेरेस्ट्रियल माने स्थल खंड पर होता है। इसके साथ साथ जो एक्वेटिक पार्ट है, एक्वेटिक पार्ट मतलब कि जो जलीय भाग है, तो जलीय भाग में सागर में भी ये क्रिया देखने को मिलता है, सागरीय भाग में देखने को मिलता है। लेकिन वहां गहराई जो है 75 मीटर से कम होनी चाहिए, लेस देन 75 मीटर, क्योंकि 75 मीटर तक सूर्य की किरणें पहुंच पाती है, इसीलिए वहां फोटोसिंथेसिस क्रिया संपन्न होती है। लेकिन 75 मीटर से अधिक गहराई पर जो फोटिक जोन 75 मीटर, उसके अब फोटिक जोन में संपन्न नहीं होता, क्योंकि सूर्य की किरणें मैक्सिमम 75 मीटर तक जाती है एक्वेटिक भाग में, तो वहां पर ही फोटोसिंथेसिस क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, अब है कि ये क्या होता है, कार्बन, हम जानते हैं कि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं पौधे जो होते हैं, वाटर उनके साथ रहता है, सोलर एनर्जी तो रहता ही है, और ये कार्बोहाइड्रेट्स, ऑक्सीजन तथा अदर न्यूट्रिएंट्स, अन्य पोषक तत्व बनाते हैं। ठीक है, और जब हम बात करते हैं कीमोसिंथेसिस के बारे में, तो कीमोसिंथेसिस क्रिया जो होती है वो होती है एक्वेटिक भाग में, और मुख्यतः कहां पर होती है, सागरीय भाग में। मुख्यतः का सागरीय भाग में कीमोसिंथेसिस क्रिया देखने को मिलती है, और यह जो है विदाउट सनलाइट संपन्न होता है, जहां की सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती, विदाउट सनलाइट। कहां पर होता है, ओशनिक रीजन में, ओशनिक भाग में, सागर में देखने को मिलता है, जहां की गहराई मोर देन 75 मीटर होती है। क्या होती है, जहां गहराई सागर की मोर देन 75 मीटर, चूंकि उसके नीचे सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती है, जिसके वजह से रिएक्शन नहीं होता है। लेकिन उतने 75 मीटर से अधिक भाग में जब होती है, वो पूरे सागर में संपन्न नहीं होता है। उसके लिए दो कंडीशन का होना आवश्यक है। एक तो हाइड्रोवेंट होना चाहिए। ठीक है, हाइड्रोवेंट मतलब कि, कहने का मतलब है कि सागर के नितल पर बात करेंगे हम लोग, ये जो सागरीय भाग है हमारा, इसके नितल पर जगह जगह जो है ज्वालामुखी भेंट होना चाहिए, ज्वालामुखी छिद्र होना चाहिए, क्योंकि वहां पर तापमान, एक नियत तापमान की प्राप्ति हो, और दूसरा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होना चाहिए। एक तो क्या होना चाहिए, ज्वालामुखी छिद्र, ज्वालामुखी छिद्र होना चाहिए पहला। दूसरा है कि ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया यहाँ होने चाहिए, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, और जहां पर ज्वालामुखी छिद्र होता है वहां पर कीमोसिंथेसिस की क्रिया संपन्न होती है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जानते हैं कि जल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड घुला होता है, ओशनिक ओशन जो है कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत अच्छा अवशोषक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड, क्योंकि ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया यहाँ पे है, और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो घुला हुआ होता ही है,
ये जब आपस में रिएक्शन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑक्सीजन, ये रिएक्शन करके यहाँ पर क्या बनाता है केमिकल, ग्लूकोज प्लस सल्फर कंपाउंड्स बनाते हैं, ग्लूकोज और सल्फर कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये जो हमारा इन्हीं दो क्रियाओं द्वारा, केमोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो अबायोटिक जो कंपोनेंट्स हैं वो कहाँ ट्रांसफर होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स में, बायोटिक कम्युनिटी में। ठीक है, अब हम लोग पुनः चलते हैं अपने जो मूल बातें थी। हमने बात किया था मटेरियल और एनर्जी का फ्लो, मटेरियल और एनर्जी के बारे में, इसके बाद प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बारे में बात हुई थी। तो आइए, हमने चूंकि बात होगी केमोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस क्या भूमिका थी, तो हम लोग आते हैं, बात करते हैं वहां पर। आइए,